Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss merits and demerits of company organization. So let's start it. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मीनिंग ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड किया था और साथ में उसके फीचर्स अंडरस्टैंड किए थे. अब इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे मेरिट्स. तो फर्स्ट मेरिट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे वही अमाउंट मंगवाई जाती है जितने के लिए वो लायबल होते हैं, राइट. इट मीन्स कि अगर आपने किसी कंपनी में 100 शेयर्स परचेज़ किए हैं और 10 रुपीज़ ईच शेयर है, तो आपसे जो है अगर 1000 रुपीज़, राइट, 1000 रुपीज़ तक की आपकी लायबिलिटी बनेगी, इतने तक के लिए ये आप लायबल रहेंगे. और जस्ट सपोज़ कि अगर आप 1000 में से 700 पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 300 रहेगा, जो अनकॉल्ड अमाउंट है या जो आपसे अभी मंगवाई नहीं गई है, तो फ्यूचर में आप फर्दर सिर्फ 300 रुपीज़ के लिए ही लायबल रहने वाले हैं. तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और यही इसका मेन बेनिफिट है कि ये इनक्रेज करता है पीपल को, किसके लिए? कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए. देखिए, जब आपको पता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो आप कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे. और जब आप इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो कंपनीज़ जो हैं और ज़्यादा डेवलप होंगी. तो ये इसका मेरिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं मेरिट की, तो वो है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी. जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं जब शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी की, तो हम यहाँ पर कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी की. आपको भी पता है कंपनीज़ दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी. जनरली हम इसको बाइफरकेट करते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में. अब जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या कर सकती है? अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, राइट. अगर हम इसी को कंपेयर करें, इट मीन्स हम कंपनी को अगर पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको रिमेनिंग पार्टनर से जो है परमिशन लेनी होती है. ये चीज़ ध्यान रखना. तो इन दोनों के कंपैरिजन में, कंपनी के कंपैरिजन में, कंपनी एंड पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी को जो है बेटर माना गया है और ये आपको अलाउ करती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको आप जब चाहें तब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो अपनी जो आपकी पब्लिक कंपनी में जो आपके शेयर्स हैं, ठीक है, शेयर्स को सेल करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कैश. तो आप जब चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी में यहाँ पर आपका आता है कि जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी की एग्जिस्टेंस की, देखिए, अगर हम कंपनी की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है. एक तो कंपनी के मेंबर हैं, ये चीज़ हमने फीचर में भी डिस्कस की थी, और एक कंपनी के जो है, अगर हम बात करते हैं कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस, ठीक है, कंपनी के मेंबर का और कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों के जो है अलग अलग इनका रिकॉर्ड रखा जाता है. इट मीन्स कि अगर कोई मेंबर जो है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कंपनी के ऊपर क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे मेंबर्स हैं. सेकंड, अगर कोई भी मेंबर, ठीक है, इन केस अगर उसकी डेथ नहीं होती है लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, या फिर मैडनेस अगर आ जाती है, पागलपन अगर आ जाता है, ठीक है, इंसॉल्वेंट भी हो सकता है या फिर हो सकता है मैडनेस का कोई रीज़न हो, किसी भी कारण से कुछ भी अगर मेंबर के साथ होता है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसीलिए क्या होता है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर. तो कंपनी कंटिन्यूटी में चलती रहती है, राइट. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है आपका स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. कंपनी का जो स्कोप होता है, ठीक है, यहाँ पर जो चांसेस होते हैं ग्रो करने के, कंपनी के एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. देखिए, अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो आपको पता है कंपनी में बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से इसके ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसके ओनर माने जाते हैं. तो कंपनी में जब इतने सारे लोग पैसा लगाते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में जो है कैपिटल होता है, हमारे पास कैपिटल सफिशिएंट अमाउंट में होगा, हमारे पास मैनेजमेंट टीम भी होती है, राइट, और हमारे पास जो है कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है. तो इस वजह से वो इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ आने में, और तो कंपनी के ग्रो करने के और एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कंपैरिजन टू सोल ट्रेड और पार्टनरशिप.
लास्ट मेरिट इसका है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि कंपनी के अंदर जो है बहुत से लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर अगर हमें मिलते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल करती है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। और इसी सर्विस का बेनिफिट हमें सिर्फ किस में मिलता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। क्यों? देखिए, पार्टनरशिप में जो है आप लोग एक्सपर्ट्स हायर कर तो सकते हैं, हमें उसका बेनिफिट इतना नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल सफिशिएंट नहीं होती, और मैनेजमेंट टीम हायर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अफोर्ड कर पाती है, और इसका यही बेनिफिट है कि आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट भी यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ ये 5 मेरिट्स हैं हमारे: लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो ये इसके मेरिट्स हैं। आई होप ये सभी मेरिट्स आपको क्लियर होंगे, और साथ के साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ डीमेरिट्स भी आपको जो है देखने को मिलेंगी। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कंपनी को एज़ कंपैरिजन टू द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, तो इन दोनों के कंपैरिजन में कंपनी की आपको कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। फर्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। देखिए, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन कैसे है? आपको पता है कि कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ सिस्टम को फॉलो करना होता है, ठीक है। एक तो कंपनी को बनाना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। क्या है? एक्सपेंसिव है। दूसरा, इसके अंदर हम बात करते हैं तो आपको मोर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या रहती है? मोर डॉक्यूमेंट्स। आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, और फिर इन सब डॉक्यूमेंट्स को कहाँ जो है रजिस्टर करवाना होता है? रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर भी करवाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सेंड करने होते हैं और डिपॉजिट करने पड़ते हैं वहाँ। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है कंप्लीट करनी होती हैं, और जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं तो ये एक आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। देखिए, इन सब चीज़ों में ना एक वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही समय में कंपनी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है, इसके अंदर आपका टाइम भी लगेगा, आपका मनी भी लगेगा, ये चीज़ें भी जो है कंज्यूम होती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, डॉक्यूमेंट्स में हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब है, प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें डिपॉजिट करवानी होती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि कंपनी की अगर हम बात करें, इसमें इतनी सब फॉर्मेलिटीज़ हैं, इतनी सब डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो लोग इस फ़ियर से जो है पीछे हट जाते हैं, और वो लोग कंपनी स्टार्ट करने की सोचते ही नहीं है, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक्चुअल में कंपनी को एस्टैब्लिश करने में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है कंपनी के फॉर्मेशन में आपको फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर पब्लिक कंपनी की, ठीक है, हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी को करना क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स जो है और अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट करवाने होते हैं, राइट। ये क्या करेगी कंपनी, अपने अकाउंट्स जो हैं, इसके जितने भी अकाउंट्स हैं ये डिपॉजिट करवाएगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। रजिस्ट्रार के ऑफिस में वहाँ डिपॉजिट करवा दिए। अब कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन क्या करेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे करके, प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे करके इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। अब जब यहाँ पर हर चीज़ जो है ओपनली, अगर आपको कुछ भी, अगर थोड़ी बहुत अमाउंट देकर अगर कोई भी, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सीक्रेसी नहीं रहती है। इसीलिए ये बोलते हैं यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी है, कि कुछ भी आप अपनी कंपनी का डाटा सीक्रेट नहीं रख सकते, राइट। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। अब ये भी एक इसका डीमेरिट कैसे है, देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑनर्स की, ठीक है। हमने ये देखा था कि ओनरशिप एक अलग चीज़ है और मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। ओनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर्स के पास होती है। ओनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर्स के पास होती है। और जो शेयर होल्डर है ये ही क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं ये लोग? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? चीज़ों को मैनेज करते हैं।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, डायरेक्टर्स आगे क्या करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैलरीड क्लास पीपल होती है, सैलरीड क्लास पीपल, मतलब कहने का ये क्या है कि ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनको सैलरी देकर काम करवाया जाता है। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि इनको होता है कि हमें तो मिलना, तो हम कितना भी अच्छा प्लान बना लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, हमें मिलनी तो सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट होता है, इन सैलरीड पीपल का इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनको क्या लगता है कि जो भी प्रॉफिट अगर आएगा, अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया और उसका जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट तो कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। तो ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई अच्छा प्लान नहीं बनाते हैं, तो इनके अंदर मोटिवेशन इतना नहीं होता, तो अपनी एफिशिएंसी से ये काम नहीं करते। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक बिगेस्ट लिमिटेशन है किसका, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपका खुद का बिजनेस हो, सोल ट्रेडर हो, तो आपको पता है कि सारा प्रॉफिट हमने ही अर्न करना है, हमने ही काम करना है, तो आप न्यू एफर्ट्स लेंगे और न्यू इनिशिएटिव लेंगे, तो सैलरीड पीपल इतना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट लिमिटेशन, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब भी आप कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और आपकी एक्टिविटीज़ पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो ये एक यहाँ पर लिमिटेशन बन गया। देखिए कैसे बन गया है लिमिटेशन, आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम कहें आपकी बहुत सी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए होता क्या है कि आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, लीगल रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। कंपनी में एक्टिविटीज़ के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब इस रूल्स को जब फॉलो करते हैं, जैसे कि आपको कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं, या फिर ये कहें कि आपको एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इन सब चीज़ों को जो है टाइमली चेक किया जाता है। आपकी एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है, तो एक डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है आपके लिए इन चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करता है कि जब इंटरफेरेंस जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जब ये इंक्रीज़ हो जाता है, तब यहाँ पर आप जो है एक आपको डिफ़िकल्टी लगती है अपने आप से अपनी कंपनी के कुछ रूल्स बनाने में या उनको मैनेज करने में। तो एक बिगेस्ट लिमिटेशन है यहाँ पर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट इज़ डिले इन डिसीजंस। डिसीज़न में डिले कैसे होता है, देखिए अगर आपका सोल ट्रेड हो, ठीक है, आप सोल ट्रेड है, आप वहाँ पर खुद से डिसीज़न लेंगे, तो क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, क्विक डिसीज़न होते हैं, क्योंकि आप लेने वाले खुद ही हो, आपने खुद ने अपने बिजनेस में डिसीज़न लेना, एक ही ओनर है उसका। अगर हम पार्टनरशिप की भी बात करें, दूसरी तरफ अगर हम पार्टनरशिप को देखते हैं, तो पार्टनरशिप में भी क्या है, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, दो हैं या फिर मोर देन टू है, तो ये लोग मिलकर भी अपने आप से डिसीज़न थोड़ा क्विकली ले पाते हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात करें, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इनको मीटिंग बिठानी पड़ती है, ये लोग मीटिंग बुलाते हैं। अब जैसे कंपनी में आपको पता है कि लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अब इनके बिहाफ पर डिसीज़न कौन लेगा, बीओडी। अब बीओडी क्या करेगा, खुद से डिसीज़न नहीं लेगा, मीटिंग बुलाएगा, फिर किसी डिसीज़न पर पहुंचेगा, और जब तक ये डिसीज़न पर पहुंचेगा तब तक जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाएगी, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डिसीज़न में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ये भी एक इसका लिमिटेशन है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब जो हमारा कंपनी का इंस्टीट्यूशन है वो किस पे बेस्ड है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट पे। अब ये कहना क्या चाहता है यहाँ पर, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें कैसा दिखाई देता है, डेमोक्रेटिक। ये कहा गया है कि हमारी जो कंपनी है, इसके जो रूल्स बनाए गए हैं, जो कंपनी एक्ट बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो एक्चुअल में चल रहा है वो कैसा है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट है। अब ये कहना क्या चाहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं ये क्या करते हैं, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इन्होंने अपना निकाला रिप्रेजेंटेटिव,
ठीक है, यहाँ इनका रिप्रेजेंटेटिव आ गया। बट इन रियलिटी क्या होता है कि बहुत से शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव तो चुन लिया, कुछ उनको ये नहीं पता कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है। ठीक है, और कंपनी करती क्या है, व्हाट कंपनी डज, एक्चुअल में कंपनी क्या करती है उनको ये भी नहीं पता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं होती है। राइट, सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मेजर जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ही जानते हैं कि कंपनी क्या काम कर रही है और कंपनी का जो रियल ओनर है वो कौन है। समटाइम तो कंपनी का रियल ओनर कौन है ये भी इन लोगों को नहीं पता होता, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स को नहीं पता होता। सो यहाँ पर जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, शेयर होल्डर्स का। जो रिप्रेजेंटेटिव था बीओडी, ये अपना कंट्रोल चलाता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि देर आर ओनली फ्यू पीपल हु मैटर्स एंड द अदर शेयर होल्डर्स आर जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। मतलब वहाँ पर वो उन्होंने क्या कर रखा है कि मेजोरिटी जो है वो तो हैंडल कर रखी है कुछ ही शेयर होल्डर्स ने, बाकी सब तो कुछ शेयर परचेज करते हैं, सेल कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। राइट, तो इसको कहते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट, जब आपको अपने मैनेजमेंट की जानकारी नहीं हो। तो ये इसका लिमिटेशन है। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन इज कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। आइए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक रेगुलर सिचुएशन बनी रहती है, इन दोनों के बीच में क्लैश जो है वो चलता रहता है। अब जो चीफ इन्वेस्टर है कंपनी के वो कौन होते हैं, देखो अगर चीफ इन्वेस्टर्स की बात करें, कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं और जिनका मेन रोल रहता है कंपनी के अंदर, एक तो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एक होते हैं आपके डिबेंचर होल्डर्स, इनका रहता है मेन रोल। दूसरी तरफ होता है आपका मैनेजमेंट टीम की। अगर हम बात करते हैं, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं यहाँ पर कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, डिविडेंड मिले। ठीक है, ये चाहते हैं डिविडेंड। और शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है रिजर्व रखा जाए, रिजर्व इन कंपनी, कंपनी में रिजर्व रखा जाए। क्यों, क्योंकि इनको मिलता है इंटरेस्ट, और अगर इन फ्यूचर कोई अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस की अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, तो ये चाहते हैं कि कंपनी में पहले से रिजर्व मेंटेन किया हो ताकि हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली होती रहे। तो ये अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं और ये लोग अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं दोनों ही इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर भी एक इन्वेस्टर है और डिबेंचर होल्डर भी एक इन्वेस्टर है। तो एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। राइट, तो ये भी कुछ ऐसे झगड़े चलते रहते हैं। अब एक पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ कहा गया है, देखो आपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स देखे। ठीक है, हमने पहले कुछ मेरिट्स को डिस्कस किया, कुछ डीमेरिट्स भी हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको उसके दोनों ही पहलू देखने को मिलेंगे। तो क्या इस डर से, डीमेरिट्स के डर से क्या हमें कंपनी को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि शॉर्टकमिंग यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम कब आती है, जब लोग एस्टैब्लिश करते हैं कंपनी रेदर देन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। शॉर्टकमिंग कब आती है, व्हेन पीपल डेवलप कंपनीज रेदर देन कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मतलब वो कंपनी तो बनाना चाहते हैं लेकिन कंपनी को जब सिस्टम से नहीं चलाना चाहते हैं तब ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो कंपनी बनाना गलत नहीं है, आप कंपनी को थोड़ा सिस्टम से चलाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से चलाएंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो ये कुछ इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो स्लाइड्स में आप जो है एक बार रिवाइज कर सकते हैं। राइट, यहाँ से आप लोग जो है स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज हमारा ये टॉपिक कवर होता है। ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इनकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, और साथ में ही हम लोग जो है 1% कंपनी को भी डिस्कस करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।